The standard heat of combustion of solid boron is equal to, देखो हीट ऑफ कंबशन, आई थिंक वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, आपकी वॉइस आगे जा रही है, वीडियो लैग कर रहा है। यस सर, थोड़ी ब्रेक हो रही है। Enthalpy of combustion is defined for the first reaction. इस रिएक्शन का जो भी enthalpy होगा, enthalpy of combustion होगा. Enthalpy of formation is defined for second reaction. Now the relation between delta H if not in delta H combustion, क्या लगता है क्या रिलेशन होगा? इस रिएक्शन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रिएक्शन आ 1/2। कंबशन में 1 मोल इसका लेना है, फॉर्मेशन में 1 मोल इसका लेना है, तो half of this will be this. Is that okay? Yes sir. You need to write this note in your lecture notes. lecture notes में लिखना है तुम्हें. Fuel with high calorific value will be a better fuel. Calorific value क्या होता है? It is the amount of heat energy released when we burn 1 gram of a fuel. 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पे, 1 यूनिट मास फ्यूल को बर्न करने पे जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, that is calorific value. Generally delta H combustion होता है, it is the energy released per unit mole, जूल पर मोल, 1 मोल बर्न होने पर. देखो जब भी हम मार्केट में कुछ फ्यूल परचेस करने जाएंगे, हम जाते हैं पेट्रोल परचेस करने, डीजल परचेस करने, केरोसिन जो भी परचेस करते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते हैं 2 मोल पेट्रोल दे दो, 10 मोल पेट्रोल दे दो. वी ऑलवेज से 1 लीटर, 2 लीटर, 1 kg, 2 kg, तो हमेशा हम इस यूनिट्स में डील करते हैं अमाउंट को, ना कि मोल्स में डील करते हैं कमर्शियली. तो 1 ग्राम पेट्रोल का बर्न होगा, 1 ग्राम केरोसिन का बर्न होगा, 1 ग्राम डीजल का बर्न होगा. जो 1 ग्राम जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उसका उतना बेटर कैलोरीफिक वैल्यू होगा.
क्योंकि हमें तो केजी और ग्राम और या लीटर में डील करना है ना, हमें थोड़ी मोल्स में डील करना है। या तो पर मोल था, मोलार मास से डिवाइड कर दिया हमने। या जब मोलार मास से डिवाइड कर देंगे तो ये पर ग्राम आ जाएगा। एक मोल के लिए इतना, लेट्स एक मोल में 50 ग्राम, डिवाइडेड बाय 50 और 1 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हें सभी का डेल्टा एच कंबशन दे रखा है, यू जस्ट नीड टू टेक मैग्नीट्यूड दोनों का और दोनों के मोलार मास से डिवाइड करना। तो 341 अपॉन 30 एंड 310 अपॉन 26, जो भी ज्यादा वैल्यू होगा वो बेटर फ्यूल होगा। इज दैट ओके? यस सर। इसके बाद कहां से था होमवर्क? एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3। पार्ट 1, राइट? यस सर। एक्सरसाइज 3, डाउट्स। Please type your doubts of exercise 3. चलो बस इतने ही डाउट्स हैं एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने दिया था क्या? क्या क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया था? नो सर। हाँ, क्योंकि ये नहीं हुआ है, 13 नहीं दिया था। 14 यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूला है Q इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। मोलार हीट कैपेसिटी दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया, 100 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किया है, वेट बाय मोलार वेट को। डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, सॉल्व कर लेना। सर बोलो। सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन सेम ही होगा क्या? सेम क्यों होगा?
स्टैंडर्ड क्योंकि इंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा। अच्छा, मतलब जब सारे रिएक्टेंट्स उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड कंबशन हो जाएगा क्या? यस। ठीक है सर। चलो 35 and 53 both are similar question. For spontaneity delta G should be less than 0. डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ये किलो जूल में था, यहाँ पे भी किलो जूल में जूल्स में कन्वर्ट किया। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच जूल्स में दोनों जगह दे रखा है, रख दिया। बस इसको राइट साइड ले गए, 170 को डिवाइड किया, टी शुड बी ग्रेटर देन 1000, टी शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। चेक करो 35 एंड 53, किसी को डाउट है तो। गिव्स फ्री एनर्जी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। Is that okay? Ayush, Devki? Yes, sir. Yes, sir. Then question number 54. Insulated vessel. The word insulation means no exchange of heat. Q तो जीरो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन निकाल लेते हैं, माइनस की एक्सटर्नल डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर 54 में दे रखा है 2.5 atm। चेंज इन वॉल्यूम 4.5 लीटर फाइनल वॉल्यूम माइनस 2.5 लीटर इनिशियल वॉल्यूम इनटू जूल्स में कन्वर्जन किया ना 101.3 का, वहां पे वो atm लीटर में आ रहा है। ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। क्लियर है? 54 मानसी, देवकी, जानवी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्वेंटी वन काफी बच्चों ने डाउट पूछा, आई डोंट नो क्यों इतने बच्चों को डाउट है। 21 पूछा है मानसी ने, सुदीप ने, क्यों डाउट है 21? The work done during the expansion of a gas from volume 4 liter to 6 liter against constant external pressure. मतलब प्रेशर दिया है, चेंज इन वॉल्यूम दिया है, क्या डाउट है फिर इसमें? सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2.5 की जगह आ जाएगा 3 और यहाँ पे 6 माइनस 4, 3 इंटू 6 18 atm लीटर, कन्वर्ट कर देना उसे। 3 इंटू 2 6 Yes, sir.
into 101, मैंने 6 into 3 कर दिया, 3 into 2 6, 6 into 101, that is roughly second option. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. 21 के बाद था 27. As it is question है 27 जैसा 35 और 53 था. रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम. अच्छा इक्विलिब्रियम है तो बजाय लेस देन 0 के इक्वल टू 0 कर दो. रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी 0, डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा एच दिया है, टेंपरेचर के लिए सॉल्व करना है. क्या हो जाएगा 27 अब एग्जैक्टली 53 और 35 जैसा क्वेश्चन है वो. देव की हो Yes, जाएगा. sir. ठीक है चलो, और किसी का कोई डाउट तो पेंडिंग नहीं है अभी. चले हम आगे. Laws of thermochemistry, both the law, Laplace law and Hess law are based on conservation of energy. There is first law of thermodynamics. कुछ स्पेशल नहीं है दोनों में ही. Laplace law को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है. कॉपी करो और मोस्ट प्रोबेबली तुम खुद देखोगे समझ में आ जाएगा कि क्या है ये लॉ.
देखो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन का एंथैल्पी डेल्टा H1, हमने रिएक्शन को रिवर्स किया, मतलब पहले हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहे थे, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। डेफिनेटली सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, बट द ओनली साइन इज द डिफरेंस इज साइन, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव साइन रख देंगे आगे। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को 3 बार परफॉर्म किया, 3A गिविंग 3B + 6C, 3 का मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी भी 3 टाइम्स एक्सचेंज होगी। अब जो पहले एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी उसका 3 टाइम्स हो गया। हमने इस रिएक्शन में 1/10 का मल्टीप्लाई किया तो एंथैल्पी में भी 1/10 का मल्टीप्लाई हो गया। इस रिएक्शन को रिवर्स किया और एट द सेम टाइम 1/2 का मल्टीप्लाई किया, हाफ, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ, तो रिवर्स किया तो -9, 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी एक्सचेंज में भी 1/2 आ गया। क्या क्लियर है? सिंपल सा लेप्लास लॉ, इज दैट ओके? ये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं लॉजिक Yes, में sir. समझ में आ रहा है। Sir, please wait. अभी कर दो रब, हो गया कॉपी है? Yes, sir. यदि कोई भी अच्छा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से बनता है तो जनरली हेस लॉ का एप्लीकेशन होता है उसमें। कॉपी हो गया है? Yes, sir. देखो हेस लॉ मैं पहले इस रिएक्शन एग्जांपल के थ्रू हेस लॉ एक्सप्लेन करता हूं, फिर स्टेटमेंट पर। ए से बी बना, बी ने सी से रिएक्ट करके डी बनाया, इफ वी एड दिस टू रिएक्शन बी विल कैंसिल आउट, a + 2c will give 3d। या तो रिएक्शन 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। हम दो स्टेप को ऐड कर रहे हैं, पहले ये परफॉर्म किया फिर ये परफॉर्म किया, देन वी आर गेटिंग द ओवरऑल रिएक्शन। तो एनर्जी इज कंजर्व। मैं पहले ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गया, फिर सेकंड से थर्ड पे गया, तो ग्राउंड से थर्ड फ्लोर का एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा? ग्राउंड टू सेकंड प्लस सेकंड टू थर्ड, दोनों को ऐड कर देंगे। रिएक्शन 1 में जितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, रिएक्शन 2 में जितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, दोनों को ऐड किया, ओवरऑल एनर्जी एक्सचेंज आ गया। बाय चांस मेरे पास ऐसा रिएक्शन होता जिसमें लेट से फोर्थ रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड रिएक्शन माइनस हाफ ऑफ थर्ड रिएक्शन,
मुझे एक रिएक्शन इस कॉम्बिनेशन से मिल रहा है 3 रिएक्शन के, लेट से यहाँ पे तो 2 को ऐड किया, थर्ड मिल रहा है। इसी में ऐसा कुछ एग्जांपल में आएगा तो फोर्थ रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा दैट विल बी डेल्टा H1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 माइनस हाफ ऑफ डेल्टा H3। बेसिकली enthalpy of the final reaction we can relate it with the enthalpy of some reactions, some 1 2 3 4 steps according to their combination। जैसे से उस रिएक्शन को एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे फाइनल इक्वेशन पे लाने के लिए, हम उनके एंथैल्पी को भी एरिया सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यार मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं इसके भी, और समझ में आएगा। ये एग्जांपल 2 लिख लो इसे। कॉपी हो गया है पूरा, है रब कर दूं मैं इतना इधर वाला पार्ट? Yes, sir. डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 रिएक्शन 1 2 3 4। हमें लेट से 1 2 3 दे रखे हैं और हमें 4 कैलकुलेट करना है। तो किस कॉम्बिनेशन से हम 1 2 3 के 4 पे आ सकते हैं? हमें चाहिए सल्फर, तो सल्फर आ गया एग्जांपल 3। सल्फर, एक सल्फर आ गया। फोर्थ रिएक्शन विल बी फर्स्ट रिएक्शन का एडिशन प्लस साइन के साथ, रिएक्टेंट में ही चाहिए। अब हमें चाहिए O2, तो O2 बहुत यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो अभी O2 को काउंट नहीं करते हैं। अब चाहिए H2O, 1 H2 चाहिए, थर्ड रिएक्शन में 1 H2O है, इसे डायरेक्टली ऐड कर दो थर्ड रिएक्शन को। क्लियर? अब देखना हमने किया क्या है, सल्फर आ गया, H2O आ गया, अब हमें H2SO4 आ गया यहाँ पर, बट क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? फर्स्ट रिएक्शन में SO2 वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है, तो SO2 तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, कैसे SO2 को माइनस करें? यहाँ पे SO3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे SO2 एक्स्ट्रा है। क्या सेकंड रिएक्शन में SO2 दिख रहा है हमें? क्या हम सेकंड रिएक्शन, इसका भी प्रोडक्ट इसका भी प्रोडक्ट, सेकंड रिएक्शन को माइनस करेंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाफ का मल्टीप्लाई करके क्या हमें SO2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा? कैन वी राइट हाफ ऑफ माइनस ऑफ सेकंड रिएक्शन टू सब्सट्रैक्ट दिस SO2? और यहाँ पे SO3 भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, हाफ इंटू 2, 1 SO3 कैंसिल हो गया। चलो देखते हैं इसे हम। सारे रिएक्टेंट फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के लिखो। सल्फर प्लस O2 प्लस SO3 प्लस H2O, ये सारे रिएक्टेंट आ गए फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के, ऐड कर रहे हैं। अब फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट लिख दो, SO2 प्लस H2SO4। अब हमने क्या किया है, हमारे पास SO3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे SO3 है, हमारे पास SO2 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे SO2 है, प्रोडक्ट में SO2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में SO2 है, तो माइनस करना पड़ेगा। बाई चांस रिएक्टेंट में होता तो प्लस कर देते, कैंसिल हो जाता। तो 2 है, हमें तो 1 चाहिए। हम क्या करते हैं, माइनस हाफ ऑफ सेकंड रिएक्शन, माइनस करना मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड करना। तो 2SO2 की जगह 1 SO2 हाफ है, हाफ O2, तो इसमें भी हाफ का मल्टीप्लाई, इसमें भी हाफ का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में ऐड करो, माइनस साइन है, तो 2SO3 की जगह हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1SO3 आएगा। ये SO3 कैंसल, ये SO2 कैंसल, क्या बचा? सल्फर प्लस 3/2 O2 प्लस H2O, प्रोडक्ट साइड में बचा है H2SO4 ओनली। क्या ये डिजायर्ड रिएक्शन है हमारी फोर्थ रिएक्शन? समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। Yes, sir. बेसिकली डिजायर्ड रिएक्शन पे जाना है विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन रिएक्शन, और डेल्टा H उसके अकॉर्डिंग एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसका जो आंसर होगा डेल्टा H4 शुड बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 माइनस हाफ ऑफ डेल्टा H2। जैसे से रिएक्शन एरिया सब्ट्रैक्ट हुए उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा H एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन बुकलेट के देखते हैं अब हम। सेक्शन 8 एक्सरसाइज 1। जितने भी क्वेश्चन छोड़ने को बोले थे वो सारे क्वेश्चंस करो, मतलब 8, 9, 10 के तीनों क्वेश्चन कर लो। 8, 9 and 10। एट्थ में यू नीड टू फाइंड आउट हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट और इंथॉल्पी एक ही बात है ना। इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एनसीएल3। तो सबसे पहले तो तुम्हें डिजायर्ड रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एनसीएल3 का फॉर्मेशन रिएक्शन, और से फोर्थ नाम दे दो और फिर रिलेट करो।
This is the desired reaction, half N2 plus 3/2 Cl2 giving NCl3. NCl3 का फॉर्मेशन रिएक्शन क्लियर। अब हमें 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से देखना है रिएक्शन कैसे मिलेगा हमें। चलो NCl3 आ रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, सो वे फोर्थ रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन को ऐड कर दिया ताकि वन ऑफ द प्रोडक्ट मिल गया हमें NCl3, 1 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी 1, फर्स्ट में भी 1। अब हमें चाहिए हाफ N2 रिएक्टेंट साइड में, वो है सेकंड रिएक्शन में, तो हाफ का मल्टीप्लाई करके सेकंड रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। हमें चाहिए 3/2 Cl2, तो थर्ड रिएक्शन में 3/2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो हाफ N2 3/2 Cl2 मैच हो रहा है, तो हम लिख के देख लेते हैं कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो चाहिए वही रिक्वायर्ड आ रहे हैं इसमें। फर्स्ट रिएक्शन डायरेक्टली ऐड किया NH3 plus 3Cl2, प्रोडक्ट विल बी NCl3 plus 3HCl। सेकंड रिएक्शन में हाफ का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, हाफ N2 3/2 H2, प्रोडक्ट में NH3 ओनली। थर्ड रिएक्शन में 3/2 का मल्टीप्लाई करो, so 3/2 H2 plus 3/2 Cl2, प्रोडक्ट साइड में 3/2 कैंसिल हो गया, 3HCl। सर वो -3/2 माइनस करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमारा Cl2 तो फर्स्ट रिएक्शन से भी आ गया है, ये हमें माइनस करना होगा। मैंने ये नहीं देखा, Cl2 फर्स्ट रिएक्शन में भी था, फर्स्ट रिएक्शन से हमारा Cl2 आया है 3, हमें चाहिए 3/2, तो थर्ड रिएक्शन को माइनस करना पड़ेगा 3/2 के साथ, क्लियर, तब जाके वो चीजें मैच करेंगी। तो H2Cl2 ये हटा दिया हमने यहाँ से, इससे लिखा ही नहीं था, माइनस किया मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड किया 3HCl, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में 3/2 H2 plus 3/2 Cl2। चलो देखते हैं, ये NH3 कैंसल, ये 3/2 H2 3/2 H2 कैंसल, ये 3HCl कैंसल, यहाँ पे बचा हाफ N2, ये कंप्लीट हुआ, 3Cl2 minus 3/2 Cl2, तो बच गया 3/2 Cl2, प्रोडक्ट में बचा NCl3, बाकी सब कैंसिल हो गए, तो जो रिक्वायर्ड था वो आ गया है। तो आंसर होगा डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। चैतन्य, देवकी, धनंजय, दिया, गार्गी, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ninth question, C diamond giving C graphite. So reaction 1 minus reaction 2 करो, desired reaction आ जाएगा। 9th question में reaction 1 minus reaction 2 will give the desired reaction, C diamond giving C graphite आ जाएगा। 1 minus 2 will be the desired reaction. So delta H1 minus delta H2 94.3 माइनस साइन के साथ 97.6 प्लस साइन के साथ डेल्टा H3, तो 94 97 3.3 आ रहा है किलो जूल, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ दिस, हमें ये आ रहा है पर मोल के लिए, हमें चाहिए 1 ग्राम के लिए। तो एक काम करते हैं, 3.3 किलो कैलोरी, इसको मोलार मास से डिवाइड कर दो, 1 मोल मींस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो किलो कैलोरी पर ग्राम में आ जाएगा आंसर। तो आंसर विल बी 3.3 अपॉन 12,
3.3 अपॉन 12 कौन सा मैच करेगा? 0.275 आना चाहिए आई थिंक। फोर्थ ऑप्शन चेक करो, 9 क्लियर है क्या? 1 मोल ऑफ कार्बन मींस 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो किलो कैलोरी पर ग्राम में आंसर आ जाएगा फॉर 1 ग्राम। जानवी, जयेश, लोकेशा, मानसी, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. क्या 10th क्वेश्चन आ गया है? कितने लोगों का 10th क्वेश्चन आंसर आया है? रेज योर हैंड। जिन लोगों का 10th का आंसर आ गया है। ठीक है, सबसे पहले डिजायर्ड रिएक्शन लिखना है फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन का डिजायर्ड रिएक्शन लिखो सभी, उसके बाद चेक करो 1 2 3 4 के किस कॉम्बिनेशन से डिजायर्ड रिएक्शन मिल रहा है। मैं वेट कर रहा हूं। Desired reaction is H2 plus sulfur plus 2O2 giving H2SO4। फॉर्मेशन निकालना है तो उसका 1 मोल, सारे एलिमेंटल स्टेट, 2 हाइड्रोजन H2, 1 सल्फर H, 4 ऑक्सीजन 2O2। चारों रिएक्शन को ऐड करो जो क्वेश्चन में दे रखी है, तुम्हारी डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगी। क्या डिजायर्ड रिएक्शन आ रही है? चारों रिएक्शन को ऐड करने पे दिया। वेदांत, वैभव, Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं अब हम। हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले तो मैं ये समझना है, तो हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज बेसिकली एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन चेंज। अब न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, एक एसिड होगा एक बेस होगा, व्हेन दे रिएक्ट दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो उस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दिखाता हूं मैं बोर्ड पर। देखो, it is an enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid reacts completely with 1 gram equivalent of base. Now the question is, what is 1 gram equivalent? 1 gram equivalent acid or base is the amount of acid or base which can provide 1 mole of H plus for acid, 1 mole OH minus for base. HCl का 1 मोल H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोले या 1 मोल ऑफ HCl बोले, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या हमें बेसिकली एक H प्लस चाहिए, एक OH माइनस चाहिए, तो इसका भी 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों एक ही बात है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे H2 और NaCl बनेगा, तुम देखोगे ये स्ट्रॉन्ग बेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड OH माइनस। ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, ये भी Cl माइनस, ये Na प्लस, even NaCl exists in the form of ion, तो ये Cl minus Na plus नेट रिएक्शन में कैंसिल होगा, नेट रिएक्शन होगा H plus OH minus giving H2, ये नेट रिएक्शन होगा। क्लियर? और मैं एक और एग्जांपल ले लूं, H2SO4, इसका जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? H2SO4 plus NaOH,
अब ये 2 H प्लस दे रहा है, हमें तो 1 H प्लस चाहिए, तो हाफ कर दो, तो हाफ मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। उतना अमाउंट जो 1 मोल H प्लस दे दे उसका रिएक्शन करवाना है हमें, H2O प्लस हाफ Na2SO। इसका जो भी इंथॉल्पी चेंज होगा दैट इज इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? व्हेन 1 मोल H प्लस रिएक्ट विद 1 मोल OH माइनस। क्या इतना क्लियर है अभी? सर ये वाली जो लॉ है सर वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस के लिए एप्लीकेबल है क्या सर? क्योंकि वही दो रिएक्शन करेंगे तो हीट रिलीज होगा ना, मतलब वीक बेस वीक एसिड तो उतना हीट नहीं रिलीज करेंगे। पहली चीज तो मैंने हीट रिलीज वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने तो इंथॉल्पी चेंज यूज किया है। इंथॉल्पी चेंज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, हालांकि न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होता है, रिलीज ही होता है। बट उतना करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, जितना करेंगे वो इंथॉल्पी चेंज। ओके सर। न्यूट्रलाइजेशन में जितना भी इंथॉल्पी चेंज होगा वो हो जाएगा, यदि रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव। ओके सर। For strong acid and strong base, enthalpy of neutralization will be this वैल्यू याद रखना है हमें, -57.1 इन किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। किलो कैलोरीज में बाय 4.12 किया, 4.18 किया, 13.68 किलो कैलोरीज। वीक एसिड बेस के लिए सेम वैल्यू बट एक क्यू डिसोसिएशन और आ जाता है, मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो एसिड बेस होते हैं विच कैन इजीली डिसोसिएट इनटू आयंस, वो अपने आप H+OH- आयन दे देंगे, तो जब H+OH- रिएक्ट करेंगे मतलब ये नेट रिएक्शन होगा तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। बेसिकली इस रिएक्शन का इंथॉल्पी चेंज होता है, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर दिस रिएक्शन इज -57.1 किलो जूल। बट
Sometimes we can have certain acid and base which cannot dissociate completely. वो डिसोसिएट नहीं हो रहे, हो सकता है 30% डिसोसिएट हुए, 70% नहीं हुए। तो जो बचा हुआ 70% डिसोसिएशन है, उसे डिसोसिएट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी होती है क्यू डिसोसिएशन। तो वीक एसिड वीक बेस मतलब जो अपने आप 100% डिसोसिएट नहीं होते, उन्हें डिसोसिएट करने के लिए इतना एनर्जी लगेगा। वंस वी गेट द H plus OH minus, then this energy will release, और ये रिलीज एनर्जी इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वही से डिसोसिएट करने में हेल्प करती है। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट रिएक्ट करते हैं, यस। क्या वीक एसिड वीक बेस भी कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं, यस, because the energy released during neutralization is much greater than energy required to dissociate them, उससे बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें डिसोसिएट करने में हेल्प करती है। या तो चाहे वीक एसिड बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उनसे एनर्जी रिलीज होता है, ऑल विल गो टू कंप्लीशन। जब तक कि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म नहीं होता है, वो रिएक्शन होते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। इज दैट ओके? मैं लिखा देता हूँ ये सेंटेंस भी जो बोला था। सर वो And वीक we'll go एसिड to- और बेस फिर से एक बार रिपीट करो ना। All neutralization reactions are exothermic reactions, energy will release, जो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा चेंज को स्पॉन्टेनियस बनाता है, खुद से होने देता है। तो एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, सिस्टम से बाहर आ रही है, हाईली फेवरेबल रिएक्शंस होंगे, दे विल ऑलवेज गो टू कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा कंप्लीट होंगे। इज इट ओके? कोई कुछ और बोल रहा था क्या, यही बोल रहा था? सर वो वीक एसिड और बेस का फिर से एक बार रिपीट करो ना। वीक एसिड वीक बेस में हमें कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि जो वीक मींस दे कैन नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, उन्हें वीक कहा जाता है। सो डिसोसिएट करना, ब्रेक करने में इतना एनर्जी रिलीज हो, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। एक बार ब्रेक हो गए, H plus OH minus बन गए, तो फिर इतना एनर्जी रिलीज होगा, एंड द रिलीज एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। यस सर। कॉपी कर लिया है? Yes, sir. सर
हम हीट ऑफ सॉल्यूशन और करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड। नेक्स्ट, हीट और इंथॉल्पी ऑफ सॉल्यूशन। काफी कुछ नाम से ही क्लियर होता है। सॉल्यूशन का इंथॉल्पी मतलब सॉल्यूशन बनाने में इंथॉल्पी, इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन करने में इंथॉल्पी चाहिए। It is the enthalpy change when 1 mole of a solute It is enthalpy change when 1 mole of a solute is added in excess of solvent। पानी में ऐड किया NaCl को, enthalpy जो भी होगा इस चेंज का, enthalpy of solution, enthalpy of solution is just negative positive sign। ये बताने के लिए लिखे हैं enthalpy of solution can have both the sign positive as well as negative। दोनों साइन पॉसिबल है ना इसके, अदरवाइज इससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है। इस रिएक्शन का 1 मोल ऐड करना है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। Enthalpy of solution for ideal solution is 0। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है 12th में पढ़ेंगे हम, लिक्विड सॉल्यूशन एक चैप्टर है उसमें। अमोल अपूर्वा कॉपी हो गया है? यस सर। यस सर। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा और लिखना है आगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Is it visible now? यस सर। हीट ऑफ डाइल्यूशन लिख लो, मतलब पूरा कॉपी कर लो जो भी लिखा है इस पे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
हीट ऑफ डाइल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट हिट किया था। डाइल्यूट करना मतलब एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन पर लेकर जाना, राइट? So the amount of heat evolved or absorbed when solution containing 1 mole of a solute is diluted from one concentration to another. तुम देखो पहले हमने HCl लिया, एक्सेस ऑफ वाटर की जगह .10H2 किया हमने। अब .10H मतलब .10H2 से हमने 25H2 किया, तो वी आर नॉट एडिंग एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, हम एक लिमिटेड एक कंसंट्रेशन से दूसरे पे लेके जा रहे हैं। HCl .10H2 में 15H2 ऐड किए, .25 हो गया। इसका मीनिंग ये रहा, यहाँ पर HCl पहले 10H2 से सराउंडेड था, नाउ इट इज सराउंडेड बाय 25H2। तो एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन पे लेके जाना, डाइल्यूट करना, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इज दैट ओके? थर्ड रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1 क्या, थर्ड रिएक्शन आ रहा है। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज डेल्टा H3। देन नीचे है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऑलरेडी मैं फ्यूजन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। इट इज एंथैल्पी चेंज involved in the conversion of 1 mole of a substance from solid to liquid state at its melting point। कंपलसरी है मेल्टिंग पॉइंट होना, ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर पर। तो आइस का वाटर कन्वर्जन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसका वैल्यू लिखा हुआ है, हाँ सब कुछ करना है इस पेज पर। ये जो वैल्यू लिखा है इसका वैल्यू याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ऐसा कुछ होता है बस। बाकी मेनली डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कंपलसरी है, 1 मोल कंपलसरी है। हमें इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा चैप्टर कंप्लीट करने में। हो गया इतना कॉपी? नहीं सर, रुको 30 सेकंड। हमें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में 4 केसेस देखने हैं। पहला देखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दूसरा वेपराइजेशन, तीसरा सब्लिमेशन, फोर्थ एटमाइजेशन। डन? Yes, sir. नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहले मैं तुम्हें 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी कर लो जल्दी से सब, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। बस इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम।
हो गया? सर 1 मिनट। No, sir. सुन लो अब एक बार, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। Enthalpy of vaporization, it is an enthalpy change when 1 mole of a substance converts from liquid to gaseous state at its boiling point. Compulsory condition is boiling point. पहला वाला melting point था, अभी boiling point है। Enthalpy of sublimation, it is an enthalpy change when 1 mole of a solid directly converts into its vapor phase, but the temperature should be below melting point. ये पहले भी लिखा है हमने, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो वो सॉलिड पहले लिक्विड में जाएगा फिर वेपर में जाएगा, तो सब्लिमेशन नहीं होगा। I2 solid directly give I2 gas. Then enthalpy of atomization, ये तुम्हारे लिए नया वर्ड है। एटमाइजेशन, एटम को बनाने में कितना इंथॉल्पी लगा है। The amount of heat required for the formation of 1 mole atoms in gaseous state, compulsory 1 mole atom in gaseous state, and the next condition is from its elemental form. रिएक्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट 1 मोल एटम होने चाहिए गैसियस फॉर्म में, कार्बन सॉलिड गिविंग कार्बन गैस, H2 गिविंग 2H, यहाँ पे 2H हो गए, हमें तो 1 H चाहिए था, 1 एटम चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो ये जो 104 है इसका हाफ कर दिया एटमाइजेशन के लिए। तो इफ यू वांट टू राइट एटमाइजेशन रिएक्शन फॉर H2, हाफ H2 गिविंग H गैस, ये H2 भी गैस होता है बाय चांस, तो यहाँ पे भी गैस लिख दो। तो हमें 1 मोल एटम चाहिए गैसेस साइड में। इज दैट ओके? बाय चांस से कार्बन के लिए इंथॉल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इंथॉल्पी ऑफ सब्लिमेशन एक ही बात है। सेकंड केस के लिए बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लग रहा है, और इंथॉल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक ही बात है, तो डेफिनेशन बाय चांस ऐसा मैच हो रहा है। इज दैट ओके? यस सर। चलो सेक्शन आई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सेक्शन आई के, नहीं 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन आई अभी करना है। एक्सरसाइज 2 में पहले कहां तक होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे। 24। और एक्सरसाइज 3 में बीच बीच में से क्वेश्चंस दिए थे, राइट? यस सर। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से कुछ होमवर्क था? नो सर। सर पार्ट 2 पार्ट 3 से नहीं था ना? नो। चलो अभी होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 47। सर हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में इट्स एलिमेंट इज, क्या? The amount of heat required for the formation of 1 mole atom in gaseous state from its element is known as heat of atomization. हाँ ओके। सर आपने होमवर्क क्या बताया? मैं होमवर्क बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर लास्ट में कॉपी कर लेना। कैमरा ऑन करता हूँ मैं।
हमारे पास टाइम भी नेक्स्ट वीक तक का, थोड़ा होमवर्क भी अच्छा दिया है मैंने, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू 33, पार्ट 2 कंप्लीट एक्सरसाइज 2 का, पार्ट 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 3 सॉरी, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हम जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हो सेक्शन आई के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी नहीं आते हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ डिसोल्यूशन एक ही बात है, डाइल्यूशन अलग होता है थोड़ा, मतलब वो कंफ्यूज मत होना, सब सिमिलर ही हैं, सॉल्यूशन डिसोल्यूशन। क्या सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गए क्या? इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेक्शन आई? सर सेकंड question, 1 mole of an anhydrous MgCl2 dissolved in water and liberates this many joules। करता हूं मैं बोर्ड पर। हमें दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, थर्ड इंफॉर्मेशन पूछा गया है। इसका हीट ऑफ डिसोल्यूशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन। द वर्ड हाइड्रेशन मींस हमने कुछ वाटर मॉलिक्यूल सेट किए हैं, तो यहाँ पे जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया डॉट H2 इतना दे रखा है, और इसका पूछा है किस कॉम्बिनेशन से फर्स्ट और सेकंड से थर्ड आ जाएगा। डॉट H2 यहाँ पे रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 कर दो, तो डेल्टा H विल बी रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2, -25 माइनस ऑफ -30 प्लस 5 आ जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तुम चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, 3, 4, 5 में कुछ डाउट है अनम्यूट भी कर सकते हो। Any doubt in question number 3, question number 4 and question number 5 section 9? 4. Equal volume of HCOH and NaOH are mixed. If X is the heat of neutralization of a strong acid and a strong base, then the heat evolved. क्या इसमें HCOH एक ऑर्गेनिक एसिड है, and in general organic acids are weak acid. तो HCOH एक weak acid होगा। अब HCOH एक weak acid है, तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होगी थोड़ी कम होगी, -57.1 प्लस Q डिसोसिएशन।
तो वीक में हमेशा एनर्जी रिलीज 57.1 से कम होगी। यहाँ पे 57.1 की जगह x दे रखा है स्ट्रॉन्ग के लिए, तो हीट इवॉल्व विल बी लेस देन x। इज दैट ओके? स्ट्रॉन्ग में सबसे ज्यादा हीट Yes, रिलीज sir. होगी, वीक में उससे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 3, the enthalpy of neutralization of which of the following acid and base nearly this? मतलब -13.6 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, -13.6 है क्योंकि -13.6। तो इसमें ये चेक करना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो थर्ड ऑप्शन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी सब में एक एक वीक है। HCN वीक एसिड आता है, CH3COH वीक एसिड, NH4OH वीक बेस। क्लियर है सुदीप? यस सर। क्या फिफ्थ क्वेश्चन बन रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड? हमें हीट ऑफ डिसोसिएशन, क्यू डिसोसिएशन दे रखा है क्या? -13.7 प्लस क्यू डिसोसिएशन, so -13.7 प्लस 0.7 -13 किलो कैलोरी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। वीक दे रखा है हीट ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन अब काफी बच्चों के दिमाग में ये भी होगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वीक एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? मैं बताऊंगा धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे। जनरल ये समझो, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, इन जनरल ऐसा होता है। चलो क्लियर है यहां तक? इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं भी।